आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत चालन। और आज का लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के साथ साथ में बहुत ही अच्छे डेरिवेशंस यानी कि निगमन एक करवाने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा और ये लगभग हर साल यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अगर कोई कमी हो इस वीडियो में तो अपना सजेशन हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग जो समझेंगे वो है हमारा टॉपिक वैद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, किस तरीके से इसका प्रवाह होता है और इसके प्रवाह के लिए क्या चीज़ें जरूरी हैं और इसके साथ साथ इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण संबंध हैं उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि कोई भी पदार्थ हो, जैसे मान लीजिए कोई धातु है, तो वो मिलकर के बनी होती है बहुत सारे अणुओं से, परमाणुओं से, और उन परमाणुओं में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं जो कि उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वही जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो विद्युत विभवांतर के प्रभाव में एक नियत वेग से गति करने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित कण होता है, यानी कि इस पर एक पहले से आवेश मौजूद है और जब भी आवेश का प्रवाह होता है तो आपको मालूम है कि वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो वैद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं, यानी कि I बराबर Q बटे T। ये क्या है? आवेश है बेटा। ये क्या है? आवेश। आवेश प्रवाह की दर यानी कि समय के साथ उसका जो परिवर्तन है उसे क्या कहते हैं? हम वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहा जाता है? वैद्युत धारा कहा जाता है। यानी कि अगर कोई भी पदार्थ है और उसमें हमारा आवेश प्रवाहित हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? आवेश प्रवाहित हो रहा है। प्रवाहित होने का मतलब क्या है? बह रहा है। और अगर आवेश बह रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसे कहा जाएगा वैद्युत धारा। जैसे आप जानते हो कि जल जब बहता है तो उसे कहते हैं जल की धारा। इसी तरीके से जब आवेश प्रवाहित होगा तो उसे कहा जाएगा आवेश की धारा, या फिर उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? वैद्युत धारा कहेंगे। तो आई थिंक अब आपके समझ में आ गया होगा वैद्युत धारा क्या होती है। आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहा जाता है? वैद्युत धारा कहा जाता है। अब अगर मान लीजिए हम अगर Q बराबर 1 कूलाम ले लें और T बराबर 1 सेकेंड ले लें तो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा I बराबर 1 और इसका मात्रक दोस्तों होता है एम्पियर। तो I बराबर क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास में कोई पदार्थ है और उसमें 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो क्या होगी? 1 एम्पियर होगी। यानी कि अगर किसी पदार्थ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो दोस्तों, तो धारा कितनी बहेगी? उसमें 1 एम्पियर की धारा बहेगी। अब इसी के साथ साथ हम आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं कि हम लोग जैसे जानते हैं कि Q बराबर होता है N इंटू E और I बराबर जो होता है वो दोस्तों होता है Q बट्टे क्या होता है? T होता है। तो अगर हम यहाँ पर रख दें NE इंटू बटे T रख दें तो दोस्तों हमारे पास में क्या हो जाएगा? देखिएगा ध्यान से, I बराबर हो जाएगा हमारे पास में NE यदि हमारे पास में क्या हो? T बराबर 1 सेकंड हो। अब अगर हम ये मान ले कि I बराबर कितना है? 1 एम्पियर है, तो यहाँ से जो N निकलेगा वो आ जाएगा 1 बटे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो N बराबर आपके पास में दोस्तों आ जाएगा 6.25 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 की घात क्या हो जाएगा बेटा? 18। यानी कि 1 सेकेंड में, 1 सेकंड में आप समझ रहे हो, I बराबर अगर हम 1 एम्पियर ले लें और T बराबर 1 सेकंड, यानी कि अगर 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं।
अब ये जो है समस्या यहाँ पर ये है हमारे पास में कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ प्रवाहित हो रहे हैं। क्या ये जो है किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, या जिससे बैटरी को हमने कनेक्ट किया है वहां से यहाँ तक प्रवाहित हो रहे हैं। तो आप सब में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में दे सकता है, और इसको अभी हम आगे के इसी वीडियो में इसको समझाने वाले हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं पोटेंशियल लगाने पर, और पोटेंशियल ना लगाने पर यानी कि विभव ना लगाने पर किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। ये हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको पता है कि 1 एम्पियर धारा अगर 1 सेकंड में प्रवाहित हो, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के अंदर यानी कि किसी धातु के अंदर प्रवाहित होते हैं या धातु के बाहर प्रवाहित होते हैं, तो किसी में भी प्रवाहित होते हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। अगर नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको समझेंगे। अब इसी में दोस्तों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। कभी कभी पूछा जाता है कि अगर धारा है हमारे पास में, जो कि आप देखते हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई धातु है यहाँ पर, और उसको हमने क्या किया है, किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं यानी कि बैटरी से जोड़ते हैं, तो ये इसका ऋण सिरा है और ये क्या है, धन सिरा है। तो अब आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र जो है यानी कि ई जो होता है वो हमारा कहाँ, उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर यानी कि ई की दिशा जो है वो इस तरीके से हो जाएगी। और हम ये भी जानते हैं कि एफ बराबर जो होता है आपके पास में क्यू इंटू ई होता है, यानी कि अगर धनावेशित कण है तो उस पर जो विद्युत बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और जो ऋण आवेशित कण होता है उसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत जो है आवेश पर बल लगता है दोस्तों। तो अब यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमारे पास में प्लस से माइनस की ओर है, तो इलेक्ट्रॉन जो गति करेगा वो इसके विपरीत दिशा में इस तरीके से गति करेगा। और साथ ही साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों कि अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनकी दिशा जो है मान लीजिए प्लस एक्स से माइनस एक्स, क्योंकि आपको पता है ये प्लस एक्स होता है और ये क्या होता है, माइनस एक्स होता है। तो प्लस एक्स से माइनस एक्स है अगर दोस्तों, अगर दिशा, तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, जो यानी कि वैद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। अब इससे पता चल रहा है कि विद्युत धारा जो है उसमें एक दिशा है और परिमाण तो है ही है। तो इसका मतलब क्या, ये क्या, सदिश राशि हो जाएगी। क्या वैद्युत धारा एक सदिश राशि होती है? अब इसको हमें समझना है थोड़ा सा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वैद्युत धारा एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, इसको हम कैसे डिसाइड करें, जबकि हमें ये पता चल रहा है कि इसमें एक धारा भी है, दिशा भी है। दिशा है कि नहीं भाई, दिशा है इसमें एक। ये देख लीजिए आप, माइनस एक्स से प्लस एक्स, अगर इलेक्ट्रॉन प्लस एक्स से माइनस एक्स जा रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास में कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, प्लस एक्स से माइनस एक्स, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो दोस्तों वैद्युत धारा किधर बहेगी, माइनस एक्स से प्लस एक्स बहेगी दोस्तों धारा। तो ये यहाँ से पता चल रहा है कि इसमें परिमाण है और कुछ तो होता ही है। जैसे हमने देखा 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर, इस तरीके से धारा होती है। तो इसको समझिए थोड़ा सा कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है या सदिश राशि है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि हमारे पास में अगर कोई सदिश राशि है तो उसकी परिभाषा तो ये होती है कि उसमें दिशा भी हो और क्या दोस्तों, और होना चाहिए परिमाण, यानी कि दिशा और परिमाण दोनों राशियां होनी चाहिए। अब यहाँ से तो पता चल रहा है कि विद्युत धारा में दिशा भी है और क्या है, परिमाण भी है। अब इसको हम समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक हमने क्या किया, मान लीजिए अगर हमारे पास इस तरीके का कोई सर्किट है, कोई हमारे पास में एक धारा बह रही है, मान लीजिए 2 एम्पियर की धारा इसमें बह रही है और ये है 3 एम्पियर की धारा बह रही है। अब यहाँ पर कितनी धारा होगी दोस्तों, आप सबको जानते हो कितनी धारा होगी, यहाँ पर 5 एम्पियर की धारा बहेगी। लेकिन क्या यही चीज अगर हम इसको सदिश योग से देखें तो क्या यही चीज आएगा? अब इसको आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप ऐसे ही ध्यान रखिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा 5 एम्पियर। अब देखिए अगर हम सदिश योग लेते, सदिश योग में क्या होता है, हम लोग समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़े हुए हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास में एक ए वेक्टर है ये, ठीक है, और ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है, और ये आर वेक्टर है, जो कि इन दोनों का क्या है, और इन दोनों के बीच अगर कोण मान लीजिए थीटा है, तो क्या होगा हमारे पास में, सदिश योग ये कहता है कि जो आर होता है हमारे पास में वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 2ab और कॉस थीटा, यही हो जाता है अंडर रूट। अब हम अगर क्या कर लें कि थीटा को हम ले लें 90 डिग्री, कितना ले लें तो ले सकते हैं, हमारे हाथों में है, तो थीटा हो गया 90 डिग्री, तो आर बचा हमारे पास में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हमारे पास में इसमें हम धारा कितनी दे देते हैं, 2 एम्पियर दे देते हैं मान लीजिए, और यहाँ पर कितनी धारा है, 3 एम्पियर है। तो आप जानते हो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 थे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि इसका मान जो आ जाएगा दोस्तों हमारे पास में अंडर रूट 13, क्या हो जाएगा, ये 4 और प्लस 9, यानी कि अंडर रूट कितना हो जाएगा, 13। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आर बराबर आ जाएगा समथिंग 3.4 मान लीजिए, लगभग इतना मान लीजिए 3.3 जितना भी आएगा। लेकिन क्या ये धारा जो है, जो अभी हमने पहले निकाला था
अगर हम इन जनरल सदिश योग न ले रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं कि ये 2 एम्पियर हमारे पास में और ये 3 एम्पियर है, तो इनका जो सम बन रहा है वो दोस्तों कितना बन रहा है, यहाँ पर 5 एम्पियर बन रहा है। लेकिन जो हमने सदिश योग देखा है उसके हिसाब से 3.3 या 3.4 जितना भी आ रहा है वो आ रहा है। तो क्या ये दोनों मान बराबर हैं? दोनों मान बराबर नहीं है। और जब आर वेक्टर सदिश जो है, आर वेक्टर जो है, वेक्टर आपका वो बराबर नहीं है साधारण योग के, साधारण एडिशन के, तो इसका मतलब क्या है कि वैद्युत धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। और जो भी राशि सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करेगी, सदिश योग के नियमों का पालन, ठीक है, नहीं करती, क्या करती है, नहीं करती। ये आप लोग नोट कर लीजिए कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए ये क्या है, एक अदिश राशि है। तो आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि वैद्युत धारा कैसी राशि है, सदिश राशि, अदिश राशि, और ये भी प्रवाह हो गया कि वैद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए इसको हम समझना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाहित होता है या क्या चीज़ होता है, जो भी हमने बताया था आपको, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें जो धातुएं होती हैं, जो पदार्थ होता है, उनकी जो संरचना है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मान लीजिए हमारे पास में एक धातु का इस तरीके का आयताकार टुकड़ा है, तो अब सभी पदार्थ जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हो। मान लीजिए भी सिर्फ हम लोग परमाणुओं की बात करते हैं, तो परमाणु यानी कि उदासीन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लीजिए इस तरीके से परमाणु होते हैं, ठीक है। अब इसी में से हम एक परमाणु को अलग कर लेते हैं और सिर्फ पहले एक परमाणु को, सिंगल को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है। पहले सिंगल हम लोग परमाणु लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए हमारे पास में एक सिंगल परमाणु है इस तरीके से, और आप सभी ने रदरफोर्ड स्कैटरिंग पढ़ी होगी। तो रदरफोर्ड जो आपके पास में है विकिरण, उसमें ये बताया जाता है कि जो परमाणु है उसका समस्त द्रव्यमान जो है और उसका समस्त आवेश जो है, कैसा आवेश, धन आवेश, वो उसके अंदर एक छोटे से भाग में क्या रहता है, केंद्रित रहता है, जिसको कहा जाता है नाभिक। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, नाभिक कहते हैं। और नाभिक पर हमने बताया संपूर्ण द्रव्यमान और संपूर्ण आवेश, यानी कि चूंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, और प्रोटॉन कैसा कण है, धनावेशित कण है दोस्तों, और न्यूट्रॉन जो है उदासीन कण होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन ये दोनों मिल करके नाभिक का निर्माण करते हैं। इस वजह से इस पर जो टोटल आवेश होता है वो कैसा होता है, धनावेश होता है। अब जब ये धनावेशित होता है, और साथ ही साथ ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के चारों ओर, परमाणु में नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं, और इसमें से वो कक्षाएं जो होती हैं जो नाभिक से बहुत दूर होती हैं, उनके इलेक्ट्रॉन नाभिक से दुर्बलता पूर्वक बंधे होते हैं। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, सपोज कर लीजिए आप किसी, मान लीजिए नदी में इस तरीके से सवारी कर रहे हैं और उसमें एक नाव है इस तरीके से, इस पे बहुत सारी सवारियां जो हैं मान लीजिए हैं, या यूँ समझ सकते हैं आप कि जैसे मान लीजिए आप क्या है, किसी भी एक गाड़ी के ऊपर सवार हैं, और वो गाड़ी इस तरीके से है कि थोड़ा मतलब टिल्टेड है इस तरीके से, मतलब टेढ़ी है इस तरीके से, और एक रस्सी के थ्रू यहाँ पर एक रस्सी लटक रही है जो इससे बंधी हुई है किसी खूंटी से, और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है इस रस्सी को पकड़े हुए हैं। अब अगर ये दोनों इशारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ वाला जो आदमी है वो इस रस्सी से या इस खूंटी से जो पास होने के कारण बहुत मजबूती से बंधा हुआ है, ये वाला जो है उससे कम मजबूती से बंधा हुआ है। क्यों मजबूती से कम बंधा हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिल्टेड है और इसका जो पृथ्वी है वो इसको तेजी से खींच रही है, ठीक है। और यहाँ वाला जो आदमी है वो इस पर, इसका भी वजन इसके ऊपर आ रहा है, तो ये थोड़ा कम मजबूती से बंधा हुआ है, ये उससे भी कम, ये उससे भी कम, ये उससे भी कम, ये उससे भी कम। अब अगर इसको ये, इस लास्ट वाले आदमी का मान लीजिए सी नाम है, और इसके लगे में जो है उसका नाम बी है, और अगर बी इस सी को थोड़ा सा झटका दे दे तो ये अपने यहाँ नीचे आ जाएगा खड़ा से। ये वाला इसको थोड़ा और ज़्यादा दे दे तो ये बी भी नीचे आ जाएगा, इसी तरीके से। लेकिन इसको बल देना ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है, या जो हमारा डंडी है वो उससे ज़्यादा नज़दीक है। या इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा कोई एक हैंगर है इस तरीके से, इसमें बहुत सारे लोग लटके हुए हैं, एक लोग ऐसे पट लटका हुआ है, उसका पैर पकड़े हुए है यहाँ पर, इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर लटके हुए, तो वजन जो है बढ़ जाएगा। और इसी तरीके से जो लास्ट वाला होगा आदमी, उसको हटाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसी तरीके से मान लेते हैं कि हमारे पास परमाणु है और उसके अंदर बहुत सारी कक्षाएं होंगी, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, तो इसके जो दूर वाला होगा इलेक्ट्रॉन जो होगा,
जो दूर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे दुर्बलता पूर्वक बंधा होगा। मान लीजिए ये है बाह्यतम इसकी कक्षा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा इसका नाभिक के साथ उतना अच्छे से जो है मिलाप नहीं हो पाएगा जितना कि इस वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का या इस वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का होगा। इस कारण से इसको निकालना आसान है इन कंपैरिजन टू दिस बी कक्षा के। सी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। और हम ये जानते हैं कि जब भी हम कमरे के ताप पर बात करते हैं तो वहाँ पर जो केटी होता है यानी कि एक रूम टेम्परेचर यानी कि कमरे के ताप के कारण एक ऊर्जा होती है, इसका मान लगभग होता है आपके पास दोस्तों कितना हो जाता है 25 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 25 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यानी कि अगर हम कमरे के ताप पर हैं तो उसमें जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए सी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ साथ ऐसे भी हैं, उसको निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए है उतनी ऊर्जा हमारे पास रूम टेम्परेचर पर मौजूद है। कितनी मौजूद है 30 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 25 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। तो इतनी ऊर्जा जब हमारे पास मौजूद है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा पदार्थ में बंधा नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, ये मुक्त हो जाएगा। और जब भी आपको पता है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी है उसके पास 10 रुपए हैं और उसमें से आपके पास में क्या हो जाए 5 रुपए चले जाएं तो इसके पास 5 रुपए की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, 5 रुपए माइनस हो जाएगा। अब 5 रुपए माइनस है रुपए पे तो किसी भी प्रकार का कोई, यानी कि कुल मिलाकर के ये देख रहे हो कि इसमें से 5 रुपए माइनस हो गए, यानी कि 5 रुपए क्या हो गए, कम हो गए। अब किसकी कमी हुई, रुपए की कमी हुई। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर पदार्थ में बात करते हैं, पदार्थ में ऋण आवेशित कण होता है इलेक्ट्रॉन, और अगर ऋण आवेश कम हो जाएगा तो इसको बैलेंस करने के लिए इस पर एक धनावेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, धनावेश। टोटल आवेश क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 होना चाहिए। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इसके परिणाम ही हमारा एक धनावेश इस पर आ जाएगा। तो धनावेशित हो जाएंगे पदार्थ के परमाणु और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन।